बोर्स मॉडल। बोर मॉडल में जो पॉस्टुलेट है वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। पॉस्टुलेट्स बड़े सिंपल थे इसके। पहला पॉस्टुलेट है कि एटम हैज न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर ही जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो रहते हैं। ये फर्स्ट पॉस्टुलेट था। सेकेंड पॉस्टुलेट बात करें, फर्स्ट पॉस्टुलेट का क्या हो जाएगा? इन न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। लेटर इट वाज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। कंबाइनली इनको बोला गया न्यूक्लियॉन। सेकेंड पॉइंट जो है, इलेक्ट्रॉन revolve around nucleus at a circular, yeah, you can write stationary circular path, जिसको ऑर्बिट बोला गया, फिर बाद में सेल भी बोला गया इसको। थर्ड पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव करेगा तो उसका जो मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर होगा तो रेडियस ऐड हो जाएगा, तो एम बी आर। वो जो होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ उस सेल नंबर का, मीन्स n टाइम्स ऑफ h/2 पाई होना चाहिए। अगर ऐसा कोई पाथ मिलता है तो उस पाथ में ही इलेक्ट्रॉन पाने के चांसेस होंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन वही रिवॉल्व करेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम इतना हो जाएगा। इसके अलावा कहीं भी आपको इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि इफ इलेक्ट्रॉन पहले से ऐसे लिख लो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। मीन्स एक ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स होती है, जब तक उस इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में होगा उसकी एनर्जी फिक्स होगी, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। वो कब इंक्रीज और डिक्रीज होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर और लोअर टू हायर Recording stopped. एनर्जी स्टेट। इट रिलीजेस, so it absorbs and releases Recording in progress. energy simultaneously। कहने का मतलब है जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी वाले में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी को लूज करेगा। हाँ, सॉरी उल्टा लिख दिया। यहाँ हो जाएगा रिलीजेस, ये हो जाएगा एब्जॉर्ब। तो जब हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और लो से हाई में जाएगा तो एब्सॉर्ब करेगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि चेंज इन एनर्जी होगा, वो एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी सेल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी सेल, और ये वैल्यू आएगी नेगेटिव।
क्योंकि हायर एनर्जी सेल में जो एनर्जी होता है वो लोअर होता है, कम होता है। Recording stopped. तो बेसिकली इसको हम जब लिखते हैं तो लिखते हैं E n2 माइनस Recording n1। in progress. तो रिमेंबर है, जब भी हम n1 लिखेंगे तो n1 का मतलब होगा लोअर एनर्जी स्टेट और n2 का मतलब होगा हायर एनर्जी स्टेट। और n2 जो होगा आपका वो ग्रेटर होगा n1 से। ये पोस्टुलेट्स है जहां से थियोरेटिकल क्वेश्चन बना सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या एंगुलर मोमेंटम बताओ कितना होगा। जैसे मान लो फर्स्ट सेल का पूछा, यहाँ जो n है आपका, n है सेल नंबर, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू जीरो। वन से स्टार्ट होगा तो पूछेगा फर्स्ट सेल का एंगुलर मोमेंटम बता दो, सेकंड का एंगुलर मोमेंटम बता दो, या फिर वो एंगुलर मोमेंटम देगा और बोलेगा कि बताओ कौन से सेल का एंगुलर मोमेंटम है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है यहाँ से। चलो, इस थियरी पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है? Recording stopped. ओके, ठीक है। तो थियरी को ध्यान से पढ़ना। एक्चुअली ये थियरी लगती सिंपल है, बट जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ट्विस्टेड आता है। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन को टैकल करने के लिए थियरी के एक एक पॉइंट को अच्छे से आपको समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो न्यूमेरिकल पार्ट आता है, कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। डन। तो सबसे पहले जो आते हैं हम रेडियस कैलकुलेशन पे। आपने कैलकुलेशन का डेरिवेशन किया है, एस या नो? यहाँ मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा। बोलो जल्दी। डेरिवेशन हुआ है ना, कैसे डिराइव होता है रेडियस? एस और नो? ओके, तो हम डेरिवेशन पे नहीं जाते हैं, मैं इसलिए हमें क्वेश्चन करनी है तो फार्मूला चाहिए। तो रेडियस ऑफ nth सेल। Recording in progress. अच्छा, एक और पॉइंट है, अगर लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन में ये था कि बोहर ऑर्बिट सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अप्लाई होता है। मतलब जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा सिर्फ उसके लिए होगा। या समटाइम उसको बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होता है, जो हाइड्रोजन के जैसा एटम है। दोनों स्टेटमेंट एक ही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर हाइड्रोजन लाइक बोलो। ठीक है, वो पॉस्टुलेट में एक पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं रेडियस ऑफ एनएफ सेल। बेसिकली बोहर ने एक्चुअली कैलकुलेट करके बताया कि कितने डिस्टेंस पे आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या कहाँ पे आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जब उसने बोला कि सर्कुलर पाथ में मिलेगा, तो उसको बताना था कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो अगर हम रेडियस ऑफ एनएफ सेल निकालते हैं तो दैट विल बी 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। अब चाहो तो इसको पिकोमीटर में लिख सकते हो, 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये बन जाएगा पिकोमीटर। नाउ ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं ए नॉट। ए नॉट, और आर आर नॉट भी बोल सकते हैं आप। या इसी को बोलते हैं बोहर रेडियस। और ये कब होगा? जब आप इसकी वैल्यू वन रखोगे और इसकी वैल्यू वन रखोगे, मीन्स हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल का जो रेडियस है उसी को हम बोहर रेडियस बोलते हैं।
तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। अब इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखें तो मान लो मेरे पास दो अलग अलग एटम दे रखा है और उसके रेडियस को रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं R1 लिखता हूं तो यहां से आ जाएगा N1, मतलब फर्स्ट सेल का NH ऑर्बिट, फर्स्ट एटम का NH ऑर्बिट डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक नंबर। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ से अगर हम R2 लेते हैं तो सेकेंड सेल का NH ऑर्बिट, ये N1 N2 सेल का नंबर नहीं है, ये N1 एंड N2 रिप्रेजेंट कर रहा है एटम को, आर एटम या आयंस डिवाइडेड बाय Z2। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2 का रेशियो ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा N1 का स्क्वायर बाय Z1 इंटू Z1 का स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, मतलब स्पेशल केसेस यहाँ से क्या क्या बनते हैं। फर्स्ट केस बनता है केस 1, फोर सेम एटम। अगर दो अलग अलग रेडियस दिया है और सेम एटम के लिए दिया है तो जो Z1 और Z2 है वो इक्वल हो जाएंगे आपके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तब क्या बनेगा, रेशियो N1 का स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर। फोर सेम एटम, मान लो एटम सेम दिया है, उसके अलग अलग सेल की बात कर रहा है, तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। केस 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ से केस 2 आपका बन जाएगा जब आपके सेल सेम देगा, एटम अलग अलग होंगे। फॉर सेम सेल एंड डिफरेंट एटम, जो अलग अलग एटम के सेम सेल की बात करें, तो मान लो हाइड्रोजन और हीलियम के सेकेंड सेल की बात करें, तो यहाँ हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू Z1 अपॉन, तो ये आपका क्या था Z2, तो Z2 अपॉन Z1 हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं। याद रखना ये तभी होगा जब आपको रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने रेशियो लिया, रेशियो किसी के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, रिलेटिव टर्म्स है ये। तो जब एक सेल से दूसरे सेल को रिलेट करके क्वेश्चन पूछे या फिर एक एटम को दूसरे एटम से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। चलो रेडियस वाला क्लियर है आपको। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके। अब रेडियस के बाद जो सेकेंड आती है वो वेलोसिटी टर्म आता है। आपको बस एक फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सब तो डिराइव किया हमने। तो सेकेंड है बोहर एड, मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी रेडियस में, किसी सर्कुलर पाथ में, तो किस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है वो भी बोहर ने कैलकुलेट करके बताया है। तो उसकी जो फार्मूला आती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, चलो हम NF सेल के लिए लेते हैं कॉमन, फिर हम किसी का भी निकाल सकते हैं जिसको हम VN बोलेंगे। तो यार VN इज इक्वल टू जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶ एटॉमिक नंबर बाय सेल नंबर। यहाँ जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर पर सेकेंड। यूनिट पे खास करके ध्यान देना कि क्वेश्चन में हो सकता है वो दूसरे यूनिट में दिया हो या ऑप्शन में दूसरे यूनिट में डिमांड कर रहा हो, उस केस में आपको अलग अलग यूज करने पड़ सकते हैं। मान लो इसको सेंटीमीटर कर देगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, 10⁸ हो जाएगा। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल्स के क्वेश्चन में। अब सेम यहाँ भी केसेस हम लगा सकते हैं, जैसे केस 1 की बात करें। केस 1 में सेम है कि अगर इफ एटम इज सेम, तो सबसे पहले रेशियो निकाल लो, यहाँ क्या बनेगा V1 अपॉन V2, और एटम सेम है तो Z1 अपॉन Z1 हो जाएगा, दैट मीन्स N2 बाय N1 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट डिराइव कर रहा हूँ।
और सेकेंड केस अगर हम लेते हैं, अगेन ये रिलेटिव टर्म है। मान लो एक एटम के रिस्पेक्ट में दूसरे का दे रखा है और उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुछ क्वेश्चन भी हम इसमें करेंगे अभी। जैसे यहाँ हो गया, इफ सेल इज सेम और एटम डिफरेंट है, तो यहाँ हो जाएगा V1/V2 इज इक्वल्स टू Z1/Z2। जी आ जाएगा। तो दिस वन वाज अबाउट वेलोसिटी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट, जो फार्मूला है वो है एनर्जी का, जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। तो एनर्जी, थर्ड फार्मूला, एनर्जी ऑफ nth सेल। अगर एनर्जी की बात करें, E ऑफ n दैट इज इक्वल्स टू माइनस, ये नेगेटिव साइन के साथ आता है, 13.6 इंटू Z² अपॉन n²। और ये जो यूनिट होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, याद रखना, पर एटम। जब आपको कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना हो, इसको यूज कर सकते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन देखें तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। तो अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो इतने से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो आती है वैल्यू जूल में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे आप रख दो ये वाली वैल्यू, तो सॉल्व होके आएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन n² जूल पर एटम। अब एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको तो यूनिट देख के पता चलेगा कि जूल में पूछ रहा है या जूल में दिया है या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं उसने जूल में दे रखा है होगा, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज कर लोगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नो डाउट जो गलत आंसर होगा वो भी दिया हुआ होगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। अब इस एनर्जी के बेसिस पे बहुत सारे वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर मैं केस 1 की बात करूं, तो फोर सेम एटम, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो मान लो अगर दो एटम कंपेयर कर रहे हैं, E1/E2 इज इक्वल्स टू, अगर सेम सेल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर फॉर सेम एटम डिफरेंट सेल। यहाँ ऐड कर सकते हो डिफरेंट सेल। दूसरा केस बन जाएगा आपका केस 2, फॉर सेम सेल डिफरेंट एटम। तो उसके लिए जो एनर्जी का रेशियो आएगा वो हो जाएगा Z1 का स्क्वायर अपॉन Z2 का स्क्वायर। नाउ सिंस ये एनर्जी है, तो एनर्जी में अभी हमने ऊपर लिखा था कि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर जा सकता है या लोअर से हायर जा सकता है। तो हमें निकालनी होगी चेंज ऑफ एनर्जी, डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी होगी। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, मान लो अगर E2 - E1 लिखता हूं मैं, जो वैल्यू आएगी उसको क्या करना, -13.6 Z² 1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा डेल्टा ई की वैल्यू।
देखो, अब यहाँ से क्या क्या कैसे समझ सकते हैं, मान लो कि लोअर टू हायर आया, लोअर टू हायर गया है, तो लोअर मान लो n1 की जो वैल्यू है वो 1 है, और हायर जो है n2 की वैल्यू कुछ 2 है, ऐसा मान लिया। तो अगर तुम यहाँ वैल्यू 1 पुट करते हो, यहाँ 2 पुट करते हो, तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सॉरी, तो यहाँ फिर पॉजिटिव करना पड़ेगा, या फिर तुम इसको उल्टा कर दो, इसको यहाँ रख लो, इसको यहाँ रख लो, क्योंकि जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, जब रिलीज करेगा तो नेगेटिव आनी चाहिए। अब कोई बोलेगा सर कि यहाँ नेगेटिव भी होता है, कॉज नेगेटिव होता है, फिर इसको यहाँ इंटरचेंज करना पड़ेगा आपको। तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो डिसाइड करने का सिंपल सा तरीका, प्रोसेस देख लो, हायर टू लोअर जा रहा है तो नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा, लोअर टू हायर जा रहा है तो नेगेटिव आएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। बोलो भाई, ये तो आपको रिवाइज करना था, मैं जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ क्या क्या यूज करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमें रिलेशन याद रखनी है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, एच न्यू, या फिर एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, एच न्यू बाय एच सी बाय लेमडा। ये भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एक्स की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 6.626 इंटू 10 - 34 जूल सेकेंड, और सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 8 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखना होगा। चलो, तो अब इसके बेसिस पे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, तो क्वेश्चन देखते हैं जो फर्स्ट है हमारे पास क्या है। क्वेश्चन विजिबल है आप लोगों को, दिख रहा है, रीड कर पा रहे हो आप लोग? बताओ जल्दी से। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट रीड करो, तब तक मैं इधर थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया, स्क्रीनशॉट करके आपने रखा भी है, उन्हीं फॉर्मूले को यूज करने हैं और आपको सॉल्व करनी होती है। तो फार्मूला आपके सामने है। देखो, जब आप क्वेश्चन केमिस्ट्री का पढ़ लेते हो, फार्मूला पता होता है क्या लगेगा, उसके बाद केमिस्ट्री रह नहीं जाती, उसके बाद वो बन जाता है मैथ्स, जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सको। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन emitted when the electron falls from n4 to n1 in a hydrogen atom will be। आपको पूछा है फ्रीक्वेंसी, आपको वैल्यूज दे रखी है, n1 इक्वल्स टू 1, n2 इक्वल्स टू 4, h की वैल्यू भी दे रखी, सॉरी, उसके बाद बोला है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है। देखो, जो फर्स्ट जो एनर्जी आती है ना, वो आयनाइजेशन एनर्जी ही होता है हाइड्रोजन का। तो h का दे रखा है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की एनर्जी है, उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन पर एटम। ये वैल्यूज दे रखी है, म्यू आपको कैलकुलेट करना है। आपके पास टाइम है 2 मिनट का, आप सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है, और सारे लोग ट्राई करेंगे।
चलो ट्राई करो और बताओ। हाँ, ध्यान देना, एनर्जी का कौन सा फार्मूला यूज करना है, जूल पर एटम वाला यूज करना है आपको। चलो आगे का सिक्स का आंसर। छोटी सी कैलकुलेशन है। इसको करते हैं। क्या बोल रहा है, फर्स्ट सेल एनर्जी दिया आपको हीलियम का, E1 दे रखा है कितना, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 आपसे पूछा है। अच्छा ये तो N1 पता है हमें, फर्स्ट सेल का दिया है तो 1 हो जाएगा। और E2 जो है आपका पूछा है, सेकेंड सेल का आपसे पूछा है, N2 दे रखा है 2। तो आप चाहो तो उस रिलेशन से निकाल सकते हो या डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं E1 अपॉन E2 कर दूं, इज इक्वल्स टू, एनर्जी क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेल का, तो N2 अपॉन क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। तो ये E1 हमें पता है 54.4, E2 निकालनी है, N2 है 2, तो 2 का स्क्वायर होता है एग्जैक्टली ये, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1। तो E2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 54.4 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ जाएगा आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो ये रेशियो वाला अगर आपको पता है बहुत इजीली निकल जाएगा, निकाल तो वैसे भी लोगे, फर्स्ट का आपको पता है, सेकेंड का, बट ये वाला बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो इसका आंसर है सेकेंड। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है एन की वैल्यू 2 है, सॉरी एल की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 3 है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर सकता है वो। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो, फिर से एक्सप्लेन करना हो, तो आप हैंड रेज करोगे या बोलोगे, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी आंसर्स आ रहे हैं सबको आ रहे हैं। चलो सेवेंथ का आंसर बताओ क्या होगा। सेवेंथ में एल की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 3 है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं आप। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा गया है।
चलो बताओ जल्दी से। देखो, अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं और l की वैल्यू 2, तो ये बन जाएगा 3d। और 3d में सब ऑर्बिटल होते हैं या ऑर्बिटल होते हैं 5, जो कि वैरी करेगा -2 से +2 तक। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 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 टोटल आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। आंसर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है मेटल। अच्छा, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है तुम लोग को? बताना जरा। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट विजिबल है या मैं लिख दूं इधर? बोलो जल्दी। सर एंड का नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? a metal in its di-positive state has the electron, sorry, electronic configuration 2 8 14 and have the atomic weight equal to 56। तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस वुड बी। फर्स्ट ऑप्शन है 30, सेकेंड है 32, थर्ड है 34 एंड फोर्थ है 28। क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से यूटिलाइज करो एंड देन मुझे बताओ। तो हम क्या लिखेंगे? इन अ न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन। तो न्यूट्रल एटम में कितना है? 36। तो यहाँ जब 36 है तो प्रोटॉन भी 36 होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर या वेट माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये गिवन है 56, ये आ गया 30 है। एक सेकेंड, और ये 22, 24 होगा ना? और जो 32, हाँ करेक्ट करेक्ट। तो ये 24 होगा, ये आ जाएगा 26। सॉरी, यहाँ करेक्शन है। तो ये आ जाएगा -26 इज इक्वल्स टू 30। क्या सबको ये क्लियर है? फटाफट आंसर करो, जिन्होंने आंसर गलत किया है, जिनका नहीं हुआ था। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा आराम से पढ़ोगे, वो उलझाने की कोशिश करेगा तुमको। वैसे उलझ मत जाना, तुमको जेई के स्टूडेंट हो यार, इतना इजीली उलझ जाओगे कैसे काम चलेगा? चलो, जिसको नोट करना कर लो, रब कर रहा हूँ मैं। चलो, जब तक मैं रब कर रहा हूँ, आप 9th क्वेश्चन पढ़ो। ये विजिबल है ना? अगर विजिबल नहीं होगा तो बताना, मैं रीड कर दूंगा। लिखूंगा तो नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन। चलो एक बार मैं रीड करता हूँ, देखो मैं बोल रहा था क्वांटम नंबर प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ऐसे देखो, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना होता है, लेकिन आपके पास टाइम कम होती है,
तो और ज्यादा केयरफुली रीड करना होगा, नहीं तो प्रेशराइज में आप गलत कर सकते हो। तो बोल रहा था क्वांटम नंबर दिस और दिस है फॉर अ इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट। ऑप्शन है रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज, प्लस हाफ क्या दिखा रहा है क्लॉकवाइज को, माइनस हाफ दिखा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये बोल रहा है। उसके सेकंड ऑप्शन में जस्ट अपोजिट बोल रहा है। थर्ड में बोल रहा है मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉइंटिंग अप एंड डाउन, ऐसा। फोर्थ वन है टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट विच हैज नो क्लासिकल एनालॉग। इनमें से क्या होगा, चलो एक आंसर तो आया है, अगर डिलीट भी कर दिया, अच्छा यस सर लिखा था क्या, ठीक है। जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर आएगा। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, जो आप लिखते हो ना प्लस हाफ, जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें हम इसको लिखते हैं प्लस हाफ और इसको लिखते हैं माइनस हाफ। तो जब टीचर्स पढ़ाते हैं, नो डाउट वो करेक्ट ही पढ़ा रहे हैं, तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि जो प्लस होगा उसको ऊपर वाले एरो से दिखाते हैं और जो माइनस होगा उसको नीचे वाले एरो से दिखाते हैं। लेकिन कभी भी ये वर्ड स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि ये हमेशा ऊपर होगा और ये हमेशा नीचे होगा, हमें नहीं पता कि कौन सा कहाँ होगा। दो में से एक को हमने प्लस मान लिया है, दूसरे को माइनस मान लिया है, एक को क्लॉकवाइज रोटेशन मान लिया। अब जरूरी थोड़ी यही क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, ये भी कर सकता है। तो इसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है। अब नो डाउट दोनों ही स्पिन को दिखा रहे हैं, बट कोई क्लासिकल एनालॉग, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि प्लस ऊपर वाला ही क्लॉकवाइज होगा, नीचे वाला ही एंटी क्लॉकवाइज होगा। हाँ, ऑल्दो पढ़ाते टाइम बता दिया जाता है कि हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लॉकवाइज से, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज से। वो इसलिए बताया जाता है क्योंकि जो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तभी तो एक ऑर्बिटल में दोनों स्टेबल होते हैं। क्लियर हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर जो होगा वो 4 होगा, 1 नहीं होगा। 1 आप जो सुने हो, नो डाउट आप अप्लाई वही करते हो, बट जब क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो ऐसे मत करना। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थियोरिटिकल है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको पता है ना, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू होता है h/4 पाई। इस बेसिस पर मोमेंटम नॉट वेलोसिटी, मोमेंटम है, वेलोसिटी करोगे तो मास आ जाएगा डेल्टा है। अगर तुम चाहते हो वेलोसिटी करे तो यहाँ मास मल्टीप्लाई कर दो, ग्रेटर देन इक्वल होता है, बट हम इक्वल लेके ही सॉल्व करते हैं h/4 पाई। तो यहाँ से आपको पूछा क्या है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी दे रखा है ये, और पार्टिकल का मास भी दे रखा है, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में पूछा है तुमसे। तो फटाफट कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है। हाँ, इसमें फिर देखो अब तो कैलकुलेशन का ही गेम बचा था, बाकी सब तो पता था हमें। डेल्टा एक्स गिवन है 10⁻⁵मीटर, इनटू मास गिवन है 0.25 ग्राम, इनटू डेल्टा वी निकालना है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 4 है, इसको लिख लो 22/7। तो जब तुम इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻26 मीटर पर सेकेंड।
देखो अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आ गए ना एग्जाम में, भाई फिर तो तुम्हारे कहना ही नहीं है। लेकिन कहना तब नहीं है जब तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट होगा, नहीं तो यही क्वेश्चन टाइम लेके चला जाएगा। क्योंकि कभी भी जेई में सिंपल कैलकुलेशन नहीं आता है, वो फ्रैक्शनल वाला कैलकुलेशन देगा तुमको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की वजह ये रहा। चलो इससे पहले हमने फ्रीक्वेंसी वाला किया था, यहाँ वेवलेंथ वाला पूछ रहा है आपसे। तो फटाफट से कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है। बोले द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल 3 टू लेवल 2, कितना होगा। यहाँ देखो इस पे ध्यान से देखो, यहाँ फॉर्मूला में नेगेटिव ले रखा है, ऑफकोर्स नेगेटिव लेगा, क्योंकि जब रिलीज होगा तो नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो ऑल्दो अगर आपने नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, मायूसी है आपने किसका, सॉरी, मानुसी, अपने पहले का आंसर लिखा था ना, ठीक है। अभी का आंसर बताओ, 11th का आंसर बताओ क्या होगा। तो तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है उस पर फोकस नहीं करनी है तुमको। कैलकुलेट करो, जो प्रोसेस दिया उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिख दो। किस किस क्वांटम नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम डिपेंड करता है। एन एल एम, एन एल, एन एम, और ओनली एन। फोर्थ ऑप्शन ओके। और बताओ बाकी लोग। हम्म, तो देखो अगर यहाँ देखो इस क्वेश्चन में वेराइटीज क्या कर सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन दिया है, मे बी हीलियम प्लस दे देता, तो हाइड्रोजन रहे हीलियम प्लस रहे, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ एन पे ही डिपेंड करता है। वहाँ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो दोनों पे डिपेंड करता है, एन और एस दोनों पे डिपेंड करता है। बट फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन एटम। तो इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में आप आगे का भी रिवाइज करके आओगे, जहां तक आज मैंने बताया उसके आगे वाले। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं। एनीवन हैज एनी डाउट?